फिफ्थ पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था। चलते सर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। ये क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन आपको, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 के पावर में कोई नेचुरल नंबर हो तो क्या वो 0 पे एंड कर सकता है। जैसे मान लो 6 का पावर में 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, है ना। तो चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 के पावर में अगर 1 देता हूं तो 6 का पावर 1 कितना होता है, 6 ही होता है। 6 के पावर में अगर मैं 2 दे देता हूं तो कितना हो जाता है वो बताओ। 6 का पावर में अगर 2 दे दूं तो क्या होता है मालिक, 6 इंटू 6 मतलब 6 6 36। अगर 6 को मैं, तो 6 इंटू 6 जो 36 है, तो इसके लास्ट डिजिट में भी क्या आ रहा है, 6 ही आ रहे हैं, 0 पे एंड तो नहीं कर रहे। तो क्या 6 टू द पावर n जो है उसमें n कोई नेचुरल नंबर है तो क्या वो 0 पे कभी एंड कर सकता है, इसे हमें चेक करना है। तो हम इसको चेक करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं बाबू, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारा कभी भी ना कोई भी नंबर हो, उस नंबर का अगर प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 के पेयर के फॉर्म में हो, 2 इंटू 5 के पेयर के फॉर्म में हो, तो वो जरूर 0 से एंड करेगा, क्योंकि 2 5 से क्या होता है, 10 होता है। तो अगर 2 इंटू 5 का सिंगल पेयर है तो 1 0 आएंगे। अगर 2 इंटू 5 का डबल पेयर हो तो डबल 0 आएंगे, ट्रिपल पेयर हो तो ट्रिपल 0 आएंगे, 4 पेयर हो तो 4 0 आएंगे। आ रही बात समझ में। तो ये तो हो गई समझने वाला बॉक्स। ये क्या हो गया सर, समझने वाला बॉक्स। तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा यहां पे, इफ अ नंबर एंड्स विद 0 ends with 0, prime factors must be prime factors must be 2 इंटू 5। मतलब 2 इंटू 5 के फॉर्म का पेयर होना चाहिए, 2 इंटू 5 का पेयर होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में। तो हम चेक करते हैं एक बार क्या, कि 6 टू द पावर n जो है वो 6 टू द पावर n किसके फॉर्म में है। तो 6 का मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, 2 से लगा दोगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से लगाओगे 1 हो जाएगा। तो 6 की जगह पे मैं क्या दे देता हूँ, 2 इंटू 3। क्या है, 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 3 के फॉर्म में हो सकता है। तो 2 इंटू 3 लिख दिया मैंने, और उसका पावर क्या है, n है। तो हमने क्या बताया बाबू कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में उसका 2 इंटू 5 का पेयर होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 5 का पेयर होना चाहिए। या सिंगल पेयर हो, डबल पेयर हो, ट्रिपल पेयर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 1 पेयर 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ये 2 तो मिल रहा है, यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है, ये क्योंकि है यहाँ पे क्या 3 है। तो 2 इंटू 3 का पेयर है ये, 2 इंटू 5 का पेयर हमें होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 का पेयर नहीं लग रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बाबू, 6 टू द पावर n जो है, तो 6 टू द पावर वहां n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो कभी भी 6 टू द पावर n मतलब 6 के पावर में कोई सा भी नेचुरल नंबर आ जाए तो उसमें 0, उसके फाइनल आंसर में 0 नहीं आएगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे बताओ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, डिजिट 0, इसको मैं ऐसे घेर देता हूं, ठीक है, डिजिट 0, राइट, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स डू नॉट contain पेयर ऑफ 2 इंटू 5। मतलब 2 इंटू 5 के फॉर्म में इसका प्राइम फैक्टर में पेयर नहीं बनना है, प्राइम फैक्टर में इसका पेयर 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं बनना है, 2 इंटू 3 के फॉर्म में बनना है, लेकिन 2 इंटू 5 के फॉर्म में इसका पेयर नहीं बनना है। इसलिए क्या होगा, ये
ये इसका एंडिंग जो है वो 0 से नहीं होगा, इसका एंड विद द डिजिट 0, मतलब इसका लास्ट कभी भी 0 पे नहीं होगा। मतलब 6 रख लो, 36 रख लो, या फिर 6 का पावर कोई सा भी आप नेचुरल नंबर दे देते हो, तो इसका एंडिंग जो है वो 0 से नहीं होगा। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। 0 से एंडिंग होने के लिए 2 into 5 का पेयर उसके प्राइम फैक्टर्स में सम्मिलित होने चाहिए। 2 into 5 का फैक्टर्स पेयर सम्मिलित होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा सर, 0 से एंड करेगा। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं सर, ठीक है। चलते हैं सर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, बट कंपोजिट क्यों है, इसी चीज को आपको प्रूफ करना है। इसी चीज को आपको क्या करना है सर, प्रूफ करना है। आइए सर क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अब इनको और इनको हमें प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं देखते हैं। यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13 है, तो मैं 13 को कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन ले लेंगे 7 into 11, 13 तो मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 13 कॉमन ले लेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 7 into 11 कितना होगा 77, 11 7 77, अब प्लस में 1 13। अब देखो यहाँ पे क्या है 77 और प्लस में 1 कितना हो जाता है बाबू, 78 हो गया। बताओ तो हम इसको क्या मल्टी, ये जो इंटू है ब्रैकेट जो है वो क्या होता है, इंटू ही तो होता है। तो 13 into 78, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 13 into 78। और 78 क्या है सर, हमारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्या है कंपोजिट नंबर है। तो जैसे ही हमारा 78 कंपोजिट नंबर होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 78 इज अ कंपोजिट नंबर। 78 में अगर कोई प्राइम नंबर भी मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा बताइए। हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर इंटू कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू कंपोजिट नंबर। क्यों हम लिख सकते हैं यहाँ पे 78 इज अ कंपोजिट नंबर। सो 13 into 78 will be कंपोजिट नंबर। हमने एक को तो कंपोजिट नंबर घोषित कर दिया, अब इसको चलते हैं घोषित करेंगे। तो चिल्लाते हैं, अब चिल्लाइए बाबू, कैसे चिल्लाओगे, नहीं चिल्लाना तो है नहीं, क्वेश्चन बनाना है तो बनाओ इसको। 7 into, ये देखो 7 into 6 है, सारी चीज है ना इसमें, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन ले लो। तो 7 into 6 into 5 तो हमने कॉमन ले लिया बाबू। तो 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। और यहाँ पे हाँ प्लस में क्या हो रहा है सर, प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 5 कॉमन ले रखे हैं। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1008 हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो 5 इंटू 1008 प्लस में 1 तो 1009 हो गया। तो 5 तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है जो क्या है प्राइम नंबर है, बट 1009 क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। क्या है सर, ये कंपोजिट नंबर है। तो मैं लिखता हूं 1009 इज अ कंपोजिट नंबर। सो 5 into 1009 मतलब 1009 will be कंपोजिट नंबर, ठीक है सर। ये हमारा हो गया आंसर, हमने इसको क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, ठीक है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हम सभी लोग जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमें इनको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल कैसे होता है। तो जब इरेशनल होता है
तो कैसे होता है, हमें इसी चीज को प्रूफ करना है कि भैया √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे और एक एज्यूम करेंगे, एजप्शन लेंगे एक, कि भैया जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, कुछ टाइम के लिए हम एज्यूम करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे let us assume the contrary that √5 is a rational number, कि हमने कुछ समय के लिए एज्यूम कर लिया कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, राइट। तो जब रैशनल नंबर होगा √5 तो हम √5 के इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, a/b, क्योंकि रूट कोई भी नंबर जब रैशनल नंबर होगा तो वो a/b के फॉर्म में होगा। तो जब a/b के फॉर्म में होगा तो वहां पे हम लिख सकते हैं a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप एक चीज बताओ दोस्त, मैंने a एंड b आर को प्राइम क्यों लिखा? क्योंकि जब रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रैशनल नंबर फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बेसिस में बताता हूं आपको, मैं जैसे मैं लिखता हूं 2/4, तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है सर? फ्रैक्शन है। तो चलते हैं यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब 1/2। तो जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो p/q का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है तो हम उसको फ्रैक्शन कह सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर नहीं कह सकते। आ रही बात समझ में? तो अब को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब ये होता है कि p/q का कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या हो सर? 1 हो, मतलब p और q में से 1 के अलावा कोई भी और नंबर कॉमन फैक्टर ना हो। आई मीन सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो बिल्कुल और बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मैं 5/6 लिखता हूं तो 5/6 में मैं इसको 1 इंटू 5 लिख सकता हूं और इसको 2 इंटू 3 यहां पे 1 लिख सकता हूं। तो यहां पे केवल 1 है कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं को प्राइम, को प्राइम में आई होप डेट आप समझ चुके हो। a/b का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। आई मीन b अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, समझ सकते हो आप। a/b जब हम दे देंगे, अगर b 0 हो गया, आई मीन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो रैशनल नंबर होगा वो, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब देखो इस b को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो पता होगा आपको, कोने कानी गुना होता है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सर आप इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √5b इज इक्वल्स टू a, ठीक है। मैं अब लिखता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे सर, करिए स्क्वायर। √5b का स्क्वायर हो गया, इधर a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ? √5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे मतलब स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे, तो ये जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा बताओ, डिवाइड में आ जाएगा। तो मतलब a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें क्या पता है, जब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो a भी आपका 5 से डिविजिबल होगा।
अगर ए स्क्वायर, अभी जो थ्योरम है आपका एनसीईआरटी में, उसमें क्या है कि जब ए स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल होगा तो ए भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं लिखता हूं ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सिंपल सी बात है, राइट। मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा सकता हूं यहां पे कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं 10 और 10 का स्क्वायर, क्या दोनों 5 से डिविजिबल है? तो मैं देखता हूं यहां पे 10, यहां पे कटिंग करो 2 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये क्या हो गया सर, अगर मैं 10 को स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, और अपन 5 तो ये कितना हो गया 20 जैसे, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया। मतलब ये भी और ये भी दोनों फुल्ली डिविजिबल है। तो हमने क्या सीखा कि अगर मैं ए स्क्वायर अगर कोई नंबर से डिविजिबल है तो ए भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। आगे बात समझ में बाबू? ठीक है, चलो इतना तक तो मैंने सीख लिया। अब देखो एक और चीज है, अब अगर ए जो है 5 से डिविजिबल है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ए जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या देखा, 5 डिवाइड बाई ए। ये स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है कि ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब वो 5 से क्या है सर, डिविजिबल है। तो कैसे होगा डिविजिबल, देखो 5 से लगा दो ए में, ठीक है। तो कौन से जा से लगाओगे, तो ए जो है सर ये क्या है, वेरिएबल है, 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें ए की वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं है ना। तो 5 के टेबल में जब ए आएगा तो मान लो सीजा से आ गया, सीजा से आ गया, तो 5 सीजा ए, हमने सपोज कर लिया कि सी कोई इंटीजर है, तो 5 सीजा ए आ गया। अब कट करो या माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है ना क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है, पता है आपको? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, देखते रहना आप। तो डिविडेंड जो है, डिविडेंड कितना है सर, डिविडेंड क्या है, ए है, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्या, डिवाइजर, ये होता है कोशिएंट, और ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, नाम भी लिख देता हूं मैं। यहाँ पे क्या होता है, ये कोशिएंट होता है, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है, बताइए, डिवाइजर। ठीक है सर, इतना तक तो आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड कितना है सर, ए है, ए इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है, 5 है, देख रहे हो आप, डिवाइजर 5 है, इनटू क्या है, कोशिएंट क्या है सर, देखो सी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी लिख दिया, है ना। अब प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है बाबू, 0 है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, 5 इंटू सी, तो 5 सी हो गया, प्लस में 0, तो फिर मैं लिख दूंगा ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 सी, प्लस में 0 है तो उससे कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, 5 सी हो गई। बताओ ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 सी हो गई। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ए इज इक्वल्स टू 5 सी, जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 5 सी, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। अब मैं यहां पर करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए को स्क्वायर करो और यहाँ पे 5 सी को स्क्वायर करो, इंप्लाइज डेट का साइन देंगे बीच में क्योंकि हम इक्वल टू दे रहे हैं। ठीक है सर, अब देखो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 25, 5 5 जो 25 और सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हमें ए, यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5b स्क्वायर, देखो 5b स्क्वायर, ये इज इक्वल्स टू क्या है, 25 सी स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है, वो एज इट इज आ जाएगा। ए स्क्वायर की जगह पे हमने क्या दे दिया, 5b स्क्वायर दे दिया, इक्वल टू है तो इक्वल टू, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू कहां से हमने उठा के, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू जो कितना है 5b स्क्वायर, इसको उठा के मैंने यहां पे पटक दिया ए स्क्वायर की जगह पे, और इक्वल टू के बदले हमने इक्वल टू या 25c स्क्वायर हमने एज इट इज राइट डाउन कर दिया।
ओके सर, जब आप इतना समझ चुके हो तो आप देखो कितना है ये, इससे कटिंग हो जाएगा 5 5 जा 25, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c²। तो अब देखो ये बी स्क्वायर जो है वो फिर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहां पे तो मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, बताओ। और अपॉन में जब होता है वो डिनोमिनेटर में जब होता है ये मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में आएगा। तो इसका मतलब फिर जो है बी स्क्वायर वो 5 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हो गया सर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो आप क्या देख रहे हो कि ये देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन में देखो a ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जब a भी 5 से डिवाइड हो और b भी 5 से डिवाइड हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए सर 5 हो गए, 5 हो गए ना। बताओ इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए 5 हो गए। लेकिन अगर ये हमारा हमने क्या एज्यूम किया था कि a और b जो है वो को प्राइम है, क्या एज्यूम किया था हमने बताओ, a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है। a और b क्या है को प्राइम्स हैं, ठीक है। तो a और b जब को प्राइम होंगे तो को प्राइम जब कोई रहता है तो उसका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 1 हो सकता है केवल, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। और यहां पे a भी 5 से डिविजिबल है b भी 5 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका हमने जो माना था वो हमारा गलत एज्यूम हो गया। लेकिन हम पहले कंक्लूड करते हैं, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सर बताइए मालिक, लिखेंगे a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। क्यों? क्योंकि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉमन फैक्टर था वो केवल और केवल 1 होना चाहिए था, क्योंकि a और b क्या थे को प्राइम थे, और को प्राइम का कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता था, है ना। लेकिन यहां पे हमारा a और b का कॉमन फैक्टर 5 हो गया। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जो हमने माना था वो हमारा एजप्शन जो था, हमने जो एज्यूम किया था, ठीक है, लेट किया था हमने, वो क्या हो रहा है यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस contradiction is arisen because of our incorrect assumption, incorrect assumption, ठीक है, incorrect assumption। सो लिखेंगे यहां पे so we can say that root 5 is irrational। सो हम कह सकते हैं जो हमने एजप्शन किया था कि भैया a और b को प्राइम होंगे, तो a और b को प्राइम नहीं हुए, क्योंकि जो को प्राइम्स होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, 1 के अलावा और कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारा 5 भी कॉमन फैक्टर हो रहा है, a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है सर 5 हो रहा है। तो हमारा जो एजम्पशन था, मतलब जो हमने माना था लेट किया था, वो क्या हो गया फेल हो गया, जिसकी वजह से हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रोडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन, जो हमारा एजप्शन था वो गलत था, ठीक है। सो वी कैन से हम कह सकते हैं कि रूट 5 जो है इरेशनल है, राइट। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि रूट 5 जो है सर वो एक इरेशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। अगर सर आप ऐसा करके आ जाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, अगर आप ऐसा करके आ जाते हो तो पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें सर दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल में बताया गया है। ठीक है, √2 को इरेशनल बताना है और √3 को भी इरेशनल बताना है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बन जाएगा, जो अभी मैंने बताया आपको इसी पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसी पे आप ट्राई करना बाबू। केवल √5 के जगह पे आपको √2 का यूज होगा और √3 का यूज होगा। ठीक है सर, अगर इतना आप करते हो तो आपका ये दोनों एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके सर, अब सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है, बट हमें उसको प्रूफ करना है। हम प्रूफ कैसे करेंगे सर? प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम यहां पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू द contrary that 3 + 2√5 is a rational number। हमने एज्यूम कर लिया सर कि यहाँ पे 3 + 2√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, बट उसके लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं आगे। अगर वो रैशनल नंबर है, कोई भी अगर नंबर रैशनल नंबर होगा a/b के अब देखते हैं सर, यहाँ पे 3 + 2√5 है इज इक्वल्स टू हम a/b लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है तो किसके फॉर्म में होगा? a/b के फॉर्म में होगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b, जहां पे a एंड b आर को प्राइम। a और b जो है वो को प्राइम है। ठीक है, a और b जो है वो को प्राइम है, ऐसे यहां पे ना ऐसे। ठीक है, a और b जो है को प्राइम है एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब वो b 0 नहीं है। जाहिर सी बात है कि को प्राइम जो वो नंबर्स होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होता है, उसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई रैशनल नंबर कब बनता है? जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म को प्राइम के फॉर्म में होते हैं क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त और कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। जाहिर सी बात है कि को प्राइम होंगे तभी वो रैशनल नंबर होगा। एंड b नॉट इक्वल टू 0, अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तभी वो रैशनल नंबर होगा, नहीं तो अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैंने पिछली वाला क्वेश्चन बताया था, आप देख चुके होगे, जो √5 को मैंने प्रूफ करके बताया था, जो इरेशनल नंबर है। अब देखो सर, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, है ना, कोने कानी गुना करते हैं। उससे पहले इस 3 को उधर भेजिए आप। ठीक है, तो कितना हो गया? 2√5 इज इक्वल्स टू a/b प्लस 3 है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 हो गया। b1 का एलसीएम क्या हो गया? b हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? b माइनस 3b। b माइनस क्या हो गया सर? 3b हो गया। बोलिए। नहीं, a माइनस 3b, a माइनस 3b हो गया। ठीक है सर, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हमने क्या देखा? 2√5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? a माइनस 3b अपॉन b हो गया। तो हम क्या करेंगे? √5 को इधर रखेंगे और a माइनस 3b अपॉन में ये 2 यहां पे चला आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में ना सर, तो यहां पे जब आएगा तो क्या किस में आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। तो हमने लिख दिया 2b। ठीक है, a माइनस 3b अपॉन 2b। अब देखो हम क्या देखते हैं, बताओ। a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर ये
ए माइनस थ्री बी ओपन टू बी है, ये ए ओपन बी के फॉर्म में, आई मीन पी ओपन क्यू के फॉर्म में है, तो जो पी ओपन क्यू के फॉर्म में है वो क्या है बताइए, वो रैशनल नंबर है। तो मैं लिखता हूं ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी इज अ रैशनल नंबर, सो रूट फाइव इज रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर ये इसकी वैल्यू अगर रूट फाइव है तो ये वाला अगर रैशनल नंबर है तो ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। ए माइनस थ्री बी ओपन में टू बी की अगर वैल्यू रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पी ओपन क्यू के फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर है, तो ये रूट फाइव भी क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर होगा, राइट। तो हमने इस हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया अगर ए माइनस थ्री बी ओपन टू बी अगर एक रैशनल नंबर है तो रूट फाइव भी आपका एक रैशनल नंबर है। बट हमने अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल नंबर है, तो मैं लिखूंगा बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट that root 5 is irrational, root 5 is irrational। जो हमने प्रूफ किया था कि रूट फाइव क्या है सर, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो वी से दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल, सो वी से दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया सर, ये हिंस प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है।